नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है और इससे पहले भी आप मेरा वीडियो महाजनपद काल पर देख चुके हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अकबर काल की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि हम मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करें और अकबर की चर्चा ना हो तो मध्यकालीन इतिहास अपने आप में अधूरा है। कारण ये है कि अकबर जो है मध्यकालीन इतिहास का सबसे महान और सबसे सफल शासक हुआ। उसे अकबर महान की उपाधि दी गई, उसे राष्ट्रीय शासक की उपाधि दी गई। और इन उपाधियों के पीछे जो कारण थे वो थी अकबर की नीतियाँ। अकबर की कोई भी प्रशासनिक नीति हो, चाहे वो अ, धार्मिक नीति हो, चाहे वो सांस्कृतिक नीति हो, चाहे वो उसकी भौगोलिक नीति हो, सभी नीतियाँ अपने आप में सफल थी। और इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि अकबर ने लगभग 50 सालों तक जो है मुगल साम्राज्य में शासन किया, भारत में शासन किया। तो चलिए दोस्तों, अकबर की हम चर्चा करते हैं। अकबर के पिता जो थे वो हुमायूं थे। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत से निष्कासित कर दिया था, जिसके कारण से जो अकबर है उनका जो प्रारंभिक जीवन था, जो बाल्यकाल की अवस्था थी उनकी, वो थोड़ा सा उनका कठिनाइयों में बीता था। दोस्तों, अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट सिंध में हुआ था। उनका जो प्रारंभिक जीवन था, मैंने आपको जैसे बताया, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीता था। चूंकि उनके पिता हुमायूं शरणार्थी बने हुए थे, तब अकबर के सौतेले चाचा मिर्जा कामरान ने उन्हें कैद कर लिया था और हुमायूं ने अकबर को मिर्जा कामरान की कैद से मुक्त कराया। तब जाकर जो है अकबर जो है पुनः अपने पिता से मिल पाया था। दोस्तों, हुमायूं ने अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था और बैरम खां को जो है उनका संरक्षक नियुक्त किया था। बैरम खां की अकबर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि बैरम खां जो थे अकबर के पिता समान थे और अपने प्रारंभिक जीवन में अकबर को उन्होंने गाइड किया था। तो बैरम खां का अकबर के जीवन में बहुत अधिक महत्व था। अकबर भी बैरम खां का पूर्ण सम्मान भी करता था। और जब अकबर दोस्तों पंजाब में सिकंदर सूर के दमन हेतु सैनिक कार्रवाई कर रहा था, तब हुमायूं की अकस्मात मृत्यु हो गई और बैरम खान ने तत्परता के साथ काला नूर जो है ये पंजाब में है, वहाँ पर जो है अकबर का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मैंने बोल्ड फॉन्ट में आपको करके दिया हुआ है, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन पर आप थोड़ा ध्यान दे लिया करें। जैसे देखिए, इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर फिर भी हम लोगों को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। और हुमायूं ने अकबर को कहाँ का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर का जो संरक्षक थे वो कौन थे। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर कहाँ था। और अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई की मैंने यहाँ पे चर्चा करी है। दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई की चर्चा हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, पहले तो मैं आपको पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बताती हूँ दोस्तों। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और इब्राहिम लोदी एक अफगान था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और भारत में जो है मुगल सत्ता की स्थापना कर दी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी दोस्तों, उस समय क्या हुआ था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय अकबर भी आगरा में अनुपस्थित था। तो जो अफगान थे, अभी भी देखिए दोस्तों, जब मुगलों के लिए उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो अफगान ही बने हुए थे। तो इब्राहिम लोदी भी अफगानी था और हेमू जिसके नेतृत्व में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी अफगानों ने, वो भी एक अफगानी ही था। तो अफगानों ने हेमू के नेतृत्व में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि उस समय दोस्तों अकबर बहुत छोटा था, तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी मुगलों की तरफ से, वो बैरम खां के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो जहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना में सहयोग किया था, वहीं पानीपत की दूसरी लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ जो है एक आधार दे दिया था भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। अब दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया कि जब मुगल भारत में आए थे उस समय अफगान जो थे वो अपनी उनकी जो शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी। हर क्षेत्र में, चाहे वो पूर्वी भारत का क्षेत्र हो चाहे वो पश्चिमी भारत का क्षेत्र हो, यहाँ पर अफगान जो है एक चुनौती के रूप में मुगलों के लिए बने हुए थे। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद भी मुगल जो है वो शांत नहीं बैठे और मुगल सत्ता की स्थापना और अफगानों की पराजय के बाद बैरम खान ने अफगान शक्ति के अवशेषों का अंत आवश्यक समझा और इन्होंने दोआब, मालवा आदि सभी क्षेत्रों में अफगानों को पराजित किया। अब दोस्तों, जो बैरम खां है, चूंकि उनका जो प्रभाव है वो अकबर के शासन में बढ़ रहा था, तो जो बैरम खां से कई लोग जो है उनको ईर्ष्या होने लगी और वो अकबर तक जो है बैरम खां की शिकायतें पहुंचाने लगे।
तो अकबर ने भी इस बात को समझा कि यदि बैरम खां जो है उसके शासन में बने रहेंगे तब तक अकबर जो है कभी भी संप्रभु शासक नहीं बन पाएगा, एक स्वतंत्र शासक की तरह वो जो है अपना जो है अपने काम नहीं कर पाएगा। तो अकबर ने भी बैरम खां को उनके काम से मुक्त करना जरूरी समझा और उन्होंने जो है अकबर ने बैरम खां को उनके काम से मुक्त कर दिया। बैरम खां को इस अकबर के इस निर्णय से काफ़ी दुख हुआ और अप्रसन्न हुए वो, और उन्होंने अकबर के खिलाफ जो है विद्रोह भी किया। पर चूंकि अकबर बैरम खां का बहुत अधिक सम्मान करता था तो उसने बैरम खां को क्षमा कर दिया और उन्हें हज की यात्रा के लिए भेज दिया। और जब बैरम खां हज पर जा रहे थे तो मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी दोस्तों। अब जब बैरम खां का चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों, तो अब अकबर ने जो है एक संप्रभु और स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले दोस्तों उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर तरफ जो है अफगान जो है मुगलों के लिए चुनौती बने हुए थे। तो अकबर ने देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या लिखा है यहाँ पर, अकबर के राज्य रोहड़ के समय मुगलों की सत्ता उत्तरी भारत के एक छोटे से भाग में थी, वहीं उसके प्रतिद्वंदी अफगान, गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शक्तिशाली थे। सिंध व कश्मीर में मुस्लिम राज्यवंश का शासक था। गोंडवाना, राजस्थान व मध्य भारत में राजपूत शासक थे तथा दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी थे। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको मैप में जो है दिखा देती हूँ कि कौन सा जो एरिया है वो कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, ये काबुल का क्षेत्र है, ये कश्मीर है, ठीक है, ये लाहौर है, देखिए ये मुल्तान है, ये दिल्ली, आगरा, ये है मालवा मध्य भारत का क्षेत्र, ये खाना देश है, ये दक्कन का क्षेत्र है, ये बरार है, ये दक्कन का क्षेत्र है, ये बिहार और बंगाल है, ये अवध है। तो ये जो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पर्पल कलर में जो आपको पूरा ये दिखाई दे रहे हैं एरिया, तो जब जो अकबर जब उनकी मृत्यु हुई थी तो इस पूरे क्षेत्र पर अकबर ने जो है अपना अधिकार जमा लिया था। दक्षिण देखिए, अगर आप देखें तो लगभग पूरे उत्तर भारत पर और पश्चिम उत्तर भारत पर अकबर का जो है साम्राज्य स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत में अकबर की कुछ नीतियां सफल नहीं रही थी, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैप से एक आइडिया लग जाएगा कि अकबर ने जो है कितने बड़े लेवल पर अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मुगल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर, और ये 1605 का जो है मैप है। और यहाँ पर जो है अकबर ने काफ़ी बड़े हिस्से में अपना जो है साम्राज्य विस्तार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब यहाँ पे एरियाज पता लगे हैं कौन सा एरिया कहाँ पर था। आइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, सिंध और कश्मीर में मुस्लिम राजवंश बने हुए थे। गोंडवाना राजस्थान और मध्य भारत में राजपूत शासक, वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य के शासक थे। ठीक है, और चूंकि दोस्तों यहाँ पर शासक जरूर थे लेकिन अफगानों का जो है अपना एक महत्व था इन सभी क्षेत्रों में, और इनके इनके साथ अफगानों के गठबंधन भी थे। तो उस समय मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अफगान ही बने हुए थे। तो मध्य भारत में दोस्तों अकबर ने मालवा और गोंडवाना क्षेत्र की विजय प्राप्त की, और मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उनको अकबर ने सेनापति आदम खान ने पराजित किया था। और गोंडवाना का शासक हुआ वीर नारायण, जो कि एक अल्पायु बालक था, परंतु गोंडवाना की वास्तविक रानी जो थी वो दुर्गावती थी, और उनके हाथों में ही गोंडवाना की सत्ता थी। तो अकबर ने इन दोनों ही क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद दोस्तों अकबर ने जो है काबुल के शासक मिर्जा हकीम को भी पंजाब में घुसपैठ को विफल कर दिया था। और चूंकि पश्चिम उत्तर भारत में उस समय दोस्तों उज्बेक सामंतों का आतंक था, तो उसका भी जो है अकबर ने जो है दमन किया था। तो जो उज्बेक सामंत थे वो उज्बेकिस्तान से थे। अब देखिए दोस्तों, राजपूत जो संबंध थे वो अकबर के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। राजपूतों के साथ अकबर ने एक ऐसी नीति अपनाई जो कि उसके पूर्वजों ने नहीं अपनाई थी, जो अकबर के लिए एक बिल्कुल नई नीति थी। तो अकबर ने देखो दोस्तों राजपूत शासकों के साथ संघर्ष की बजाय मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई। क्योंकि दोस्तों उस समय देखिए अफगान ऑलरेडी मुगलों के लिए चुनौती थे, तो अकबर यदि राजपूतों के साथ भी दुश्मनी मोल ले लेता तो फिर अकबर के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए संघर्ष की बजाय उसने दो दुश्मन बनाने से अच्छा एक दोस्त बनाना जरूरी समझा। तो राजपूतों की सहायता से अफगानों की चुनौतियों का दमन किया जा सकता था। साथ ही राजपूताना का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यहाँ मुगलों की सत्ता के बिना पश्चिम और दक्षिण की ओर साम्राज्य का विस्तार संभव नहीं था। साथ ही राजपूतों को सहयोग पाकर भारत की शेष हिंदू प्रजा का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता था।
तो इस तरीके से अकबर ने एक कहते हैं एक तीर से तीन शिकार कर लिए। उसने अफगानों की चुनौती का सामना किया, उसने पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है उससे भी अपना साम्राज्य सुरक्षित कर लिया, क्योंकि अधिकतर जो घुसपैठ होती थी विदेशी शासकों की, क्योंकि मुगल भी वहीं से आए थे दोस्तों, तुर्क भी वहीं से आए थे। तो वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था, काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र था। यदि आप इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप जो है भारत में अपना शासन बहुत अधिक समय तक नहीं चला सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी अकबर ने जो है राजपूताना के क्षेत्र जो है उसके लिए अकबर के लिए भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया था। और चूंकि राजपूत जो थे दोस्तों वो भारत में ही जन्मे थे, तो वो भारत की हिंदू प्रजा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो अकबर ने राजपूतों का सहयोग पाकर हिंदू प्रजा का भी सहयोग प्राप्त कर लिया। अकबर ने दोस्तों सबसे पहले जो है 1562 में अम्बेर के शासक राजा भारमल के साथ संधि करी थी, और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से कर दिया, और यहीं से जो है मुगलों और राजपूतों के बीच वैवाहिक संबंध जो है वो शुरू हो गए थे। उसके बाद दोस्तों देखिए, जिन शासकों ने अकबर की, जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की जो है नीति जो संधि और मैत्री नीति को अपना लिया, उनको अकबर ने एक आदरणीय सम्मान दिया। लेकिन जिन्होंने नहीं अपनाया उन वहाँ पर अकबर ने सैनिक अभियान भी किए। और इसी क्रम में दोस्तों 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप हुए, जिनके साथ अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, और इसमें अकबर विजयी रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की योग्य है कि जो राणा प्रताप थे, चाहे वो युद्ध में हार गए थे, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने जो है अपना सर नहीं झुकाया था। उन्होंने भारत में मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। 1580 में दोस्तों कुंभलगढ़ के युद्ध में फिर से अकबर जो है, अकबर के सेनापति मिर्जा अब्दुल रहीम ने राणा प्रताप को पराजित कर दिया था। परंतु अकबर जो है अकबर के जीवन काल में दोस्तों मेवाड़ जो है वो मुगलों के अधीन नहीं आ सका। और इसलिए कहते हैं कि अकबर की इन युद्धों में भौतिक विजय जरूर हुई थी, परंतु नैतिक विजय जो है वो राणा प्रताप की हुई, क्योंकि पूरा राजपूत वंश जो राजा थे वो अधिकांश क्षेत्र जो है अकबर ने अपने अधीन कर लिए थे, परंतु मेवाड़ जैसे मेवाड़ जहाँ पर राणा प्रताप जो थे राजा थे, वो उसको अकबर जो है अपने अधीन नहीं कर पाया था। दोस्तों अकबर ने जो है अपनी जो संधि की थी राजपूतों के साथ, उसकी कुछ शर्तें रखी थी, और इन शर्तों को जो राजपूत शासक मानते थे उनके लिए वो कुछ सुविधाएं भी देता था। तो देखिए यहाँ पे संधि की शर्तें हैं कि मुगल सम्राट की संप्रभुता स्वीकार करना। पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत में यदि कोई केंद्रीय सत्ता है तो वो मुगलों की है। दूसरा, आपको मुगलों को वार्षिक नजराना देना होगा, और यदि युद्ध के दौरान यदि मुगलों का किसी भी राज्य के साथ कोई युद्ध होता है तो आपको उनको सैनिक सहायता देनी होगी। और यदि किसी पड़ोसी राज्य के साथ राजपूतों की कोई संघर्ष की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में आपको मुगलों को जो है मध्यस्थ बनाना होगा, और दोस्तों आपको इस संधि को भंग नहीं करना होगा। तो ये सब संधि की शर्तें थी जो अकबर ने रखी थी, और इसके बदले में अकबर ने कुछ सुविधाएं भी दी थी राजपूत राजाओं को, जैसे कि जो मुगल हैं वो राजपूतों के शासक और उनके वंश की सुरक्षा करेंगे। राजपूत राजाओं की सीमाओं पर जो है वो मुगल आक्रमण नहीं करेंगे, और अन्य किसी आक्रमण से भी उन्हें सुरक्षा देंगे। मुगल सेना और प्रशासनिक सेवा में जो है बिना पक्षपात के राजपूतों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जैसा कि आपको शायद पता भी हो दोस्तों कि जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें राजा मानसिंह भी एक रत्न थे। और धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में मुगल जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे राजपूतों के। और वेतन के रूप में जागीरें देना, जागीरें जो थी यहाँ पर वो भूमि थी बेसिकली। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि केवल अकबर ने राजपूत राजा को ही ये विशेष सुविधा दी थी कि जो इनको ये जागीरें मिलती थी वेतन के रूप में वो आनुवंशिक थी, और अन्य किसी राजा के लिए या शासक या सामंत के लिए जागीरें आनुवंशिक नहीं थी। अकबर ने अपनी, ये हम अभी अपनी प्रशासनिक जो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह अकबर ने जो है राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए दोस्तों। और राजपूतों के साथ इस तरह के संबंध स्थापित करके अकबर ने यह स्पष्ट किया दोस्तों कि मुगल जो है भारत में विदेशी नहीं है। तो जो विदेशी चरित्र का जो एक ठप्पा लगा हुआ था मुगलों पर, वो अकबर ने जो है हटाने का प्रयास किया था राजपूतों के साथ सहयोग की नीति अपनाकर। और दोस्तों चूंकि इस नीति से राजपूतों को भी लाभ हुआ, क्योंकि राजपूत जो थे वो अन्य भारतीय क्षेत्रों से कटे हुए थे, तो मुगलों के प्रभाव में आकर वो अन्य भारतीय क्षेत्रों के संपर्क में भी आए, और राजपूत क्षेत्रों में भी शांति और सुव्यवस्था की स्थापना हुई। फिर दोस्तों देखिए अकबर ने बिहार और बंगाल विजय की नीति अपनाई। बिहार में दोस्तों उस समय अफगानों का शासक था,
शासक था। और यहाँ के एक शासक थे सुलेमान करानी, जिन्होंने अकबर के साथ आदरणीय व्यवहार किया था, परंतु उनके जो पुत्र थे दाऊद, उनका आचरण जो है अकबर के साथ अच्छा नहीं था। तो इससे रुष्ट होकर अकबर ने जो है बिहार पर चढ़ाई कर दी थी दोस्तों। और इससे बिहार बंगाल की विजय से पहले दोस्तों अकबर ने गुजरात की विजय की थी। गुजरात में अकबर ने 2 बार अभियान करे। वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह था, और परंतु एक बार जब अकबर ने गुजरात पर जो है आक्रमण किया, तो और मुजफ्फर शाह पराजित हो गया, परंतु उसने अकबर का विरोध जारी रखा था। तो अकबर ने दोबारा से गुजरात पर आक्रमण किया और फिर गुजरात पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार अकबर ने गुजरात पर 2 बार आक्रमण किया। उसके बाद दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत में, जो कि मैंने आपको बताया, पश्चिम उत्तर भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, तो अकबर ने इसके सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कि इस क्षेत्र के लिए अकबर ने अपनी राजधानी तक को स्थानांतरित कर दिया, और वो अपनी राजधानी को लाहौर ले गया। और अकबर ने, चूँकि मैंने आपको बताया था उज्बेक सामंतों का आतंक था, तो अकबर जो है काबुल को उज्बेकों से, और सिंध और बलूचिस्तान को सफवी शासक जो कि ईरान के थे दोस्तों, और जो भारत में जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे सिंध और बलूचिस्तान के माध्यम से, उनसे भी उसने जो है वो अकबर जो है इस क्षेत्रों को बचाना चाहता था। साथ ही दोस्तों अकबर को इन क्षेत्रों में जो है जो यहाँ की स्थानीय जनजाति है उनका भी विद्रोह सहना पड़ा था। और इसी क्रम में दोस्तों सबसे बड़ा जो विद्रोह था वो रोशनिया जनजाति का हुआ था, परंतु अकबर ने इस विद्रोह का दमन कर लिया था। और दोस्तों कश्मीर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कश्मीर में जो है मुस्लिम शासक थे, तो अकबर ने जो है यहाँ के शासक यूसुफ को पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया। और सिंध विजय के लिए अकबर ने जो है अब्दुल रहीम खानी खाना को नियुक्त किया था, और अब्दुल रहीम खानी खाना ने सिंध के शासक जानी बेग को पराजित कर दिया और मुगल की सत्ता को मानने को बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार अकबर ने पूरे उत्तर भारत पर, लगभग पूरे उत्तर भारत पे और पश्चिम उत्तर भारत पे अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों दक्कन नीति, जो काफ़ी महत्वपूर्ण नीति है। दक्कन में दोस्तों 4 प्रमुख राज्य थे: खानादेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर की दक्कन नीति साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ दोहरे उद्देश्य से प्रेरित थी। देखिए दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर जो है वो दक्कन में सिर्फ इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें अकबर का एक आर्थिक उद्देश्य निहित था। देखिए दोस्तों हर कोई राजा शासक जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया था। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अकबर भी जो है दक्षिण में जाकर अपनी जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, परंतु उसमें आर्थिक उद्देश्य उसका क्या निहित था वो हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों उस समय जो है पुर्तगाली जो है भारत में आ गए थे, जैसे आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी, और वो इसी पश्चिमी सागर तट से जो है भारत में उसने प्रवेश किया था। तो यहाँ पर पुर्तगालियों को नियंत्रण स्थापित हो गया था। और दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो पुर्तगाली थे वो दोस्तों, उनकी नौसैनिक शक्ति जो थी वो बहुत अधिक मजबूत थी। भारत, यदि भी अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें, तो मुगलों की जो ताकत थी उसके सामने पुर्तगाली बहुत छोटे थे, परंतु मुगलों की जो ताकत थी वो ज़मीन पर थी। मुगलों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का विकास नहीं किया था, इसीलिए वो पुर्तगाली की छोटी सी नौसैनिक शक्ति के सामने काफ़ी कमज़ोर थे। तो अकबर इस बात से चिंतित था, और अकबर ये इस बात समझ रहा था कि जो अरब सागर है उसमें मुगलों के जहाज़ सुरक्षित नहीं रह गए, क्योंकि जो पुर्तगाली है वो वहाँ पर काफ़ी जो है स्वेच्छाचारी जिन नीतियाँ जो है वो अपना रहे थे वहाँ पर, और अपना निरंकुश जो है वो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो इस बात से अकबर को जो है चिंता थी। तो अकबर चाहता था कि यदि वो दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो वो पुर्तगालियों पर भी जो है वो नियंत्रण स्थापित कर लेगा। तो ये एक आर्थिक उद्देश्य जो था वो अकबर का इस दक्कन नीति के पीछे निहित था। और दोस्तों फिर अकबर ने जो है अब चारों इनसे, खानादेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, चारों राज्यों से कहा कि आप हमारी संप्रभुता स्वीकार कर लें, परंतु खानादेश के अलावा किसी ने भी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करी। और उस समय अहमदनगर में दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो अकबर ने उसका फ़ायदा उठाते हुए अहमदनगर को एक मध्यस्थ राज्य बनाया। उसने अहमदनगर पर दोस्तों प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया, यानी उसने उस पर विलय नहीं किया था। कारण ये था दोस्तों, देखिए अकबर की जो नीति थी वो बेसिकली जो दक्षिण में वो असफल रही थी, और उसका कारण ये था दोस्तों, इससे पहले भी कई शासकों ने दक्कन में जो है अपनी साम्राज्य विस्तार की कोशिशें की थी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन दोस्तों चूँकि उस समय जो भौगोलिक बाधाएं थी और जो आवागमन और संचार की जो सुविधाएं थी वो इतनी उपलब्ध नहीं थी कि एक शासक जो आगरा या दिल्ली में बैठकर वो दक्षिण का जो है शासन कर सके। तो किसी भी शासक के लिए उस समय जो है वो इन क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना काफ़ी मुश्किल था, और इसी कारण से अकबर भी जो है शायद इस जो है
इस नीति में सफल नहीं हो पाया। तो खानादेश और बरार के अलावा उसको और कोई भी राज्य का उसका जो है यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ। अहमदनगर को उसने, मैंने आपको बताया, मध्यस्थ राज्य बनाया था, बफर स्टेट बनाया था, यानी कि इन राज्यों से कम्युनिकेट करने के लिए अहमदनगर जो है एक मध्यस्थ राज्य की भूमिका में था। ठीक है दोस्तों, तो ये अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि अकबर ने कितना बड़ा साम्राज्य अपना जो विस्तार किया, और इसी कारण से जो है अकबर महान भी कहलाया। अब देखिए दोस्तों, अकबर के प्रशासनिक सुधार सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय हैं। अकबर के जो प्रशासनिक सुधार थे वो काफ़ी यूनिक थे, जो कि अब तक के किसी भी शासकों ने नहीं अपनाए थे। तो देखिए दोस्तों, अकबर ने सबसे पहले तो अकबर ने अपना नया राजत्व सिद्धांत दिया। इससे पहले जो राजा थे वो निरंकुश राजतंत्र करते थे, लेकिन अकबर ने भी निरंकुश राजतंत्र अपनाया था, लेकिन उसका जो निरंकुश राजतंत्र था वो जन कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित था। उसने धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर और जन कल्याण के आदर्शों से प्रेरित होकर राजत्व को एक नया रूप दिया। उसके अनुसार राजा मानव समुदाय में संतुलन और शांति व्यवस्था की स्थापना में सहायता करता है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों दो सिद्धांतों पर आधारित थी, एक तो प्रशासनिक समरूपता और एक रोक और संतुलन। रोक और संतुलन, जिसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पता हो, अगर आपने संविधान पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे जो मंत्रि परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। तो यानी कि जो लोकसभा होती है वो मंत्रि परिषद के स्वेच्छाचारी आचरण पर अंकुश लगाती है, यानी कि मंत्रि परिषद यदि कोई भी काम करती है तो उसको जो है लोकसभा में अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, संसद अगर कोई कानून बनाती है तो हमने अपने उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिए हुए हैं कि वो इन कानूनों की समीक्षा करे, और यदि वो किसी कानून को सही ना समझे तो उच्चतम न्यायालय को ये भी अधिकार है कि वो उस कानून पर रोक लगा सकता है। तो दोस्तों ये एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, जहाँ पर किसी दूसरे का, यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी जवाबदेही बनती है दूसरे के लिए। तो वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है एक निरंकुश नहीं हो सकता है अपने काम में। तो यही अकबर ने भी नीतियाँ अपनाई थी दोस्तों। अकबर ने अपनी अधिकारियों के बीच शक्ति का विभाजन इस प्रकार किया था कि कोई भी स्वेच्छाचारी ढंग से काम ना कर सके, स्वेच्छाधारी ढंग से काम ना करे, साथ ही सभी एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाए। दोस्तों अकबर ने अपने केंद्रीय प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी रखे थे। कुछ अधिकारियों को मैं यहाँ पर चर्चा करी है और इनको आप याद भी कर लें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, वकील और प्रधानमंत्री। वकील जो कि एक तरह का सलाहकार होता था और जो सम्राट के पास सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है। दीवाने आला जो कि वित्त विभाग का प्रधान था। मीर बख्शी सैन्य अधिकारी था। मीर सामान खान सामान राजमहल में काम आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की देखरेख करता था। सद्र उस सुदूर दोस्तों धार्मिक व दान संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। तो ये एक तरह से यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बोले या हिंदू टर्म में बोले तो एक तरह के पंडित जो हो गए वो हो गए ना। काजी उल कुज्जात जो न्याय संबंधी कार्यों की देखरेख करता था, यानी जज के तौर पे हो गए। अब देखो दोस्तों, चूंकि जब मुगलों के समय जो शरीयत के अनुसार जो है कानून जो है उस समय निर्धारित थे, क्योंकि इस्लामी शासक थे ये, तो जो काजी उल कुज्जात और सदर उस सुदूर जो पद हैं, इन पे जो नॉर्मली एक ही व्यक्ति होता था, क्योंकि शरीयत पर आधारित कानून की व्याख्या एक धार्मिक अधिकारी ही कर सकता है। यानी इसी जो सदर उस सुदूर है, इस पद पर जो व्यक्ति होगा उसको शरीयत के बारे में ज़्यादा अच्छी ही जानकारी होगी, और शरीयत के आधार पर चूँकि आप न्याय कर रहे हैं तो यही व्यक्ति जो है शरीयत के आधार पर अच्छे से न्याय कर पाएगा, ऐसी उस समय अवधारणा थी। और यदि दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति होते भी थे तो उस समय सदर उस सुदूर का जो पद है वो अधिक महत्वपूर्ण होता था काजी उल कुज्जात के बजाय। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, मीर आतिश दोस्तों शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर मुंशी जो है पत्र आदेश और फरमानों को लिखता था। ठीक है। पत्राचार विभाग का जो प्रधान था वो। दरोगाई डाक चौकी जो संदेश और सूचना पहुंचाने का काम करता था। और दरोगाई टकसाल जो टकसाल में ढाले गए सिक्कों की एकरूपता और शुद्धता के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार देखिए दोस्तों, मुगल शासन के अधीन एक विस्तृत नौकरशाही हमको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अकबर की नीतियाँ थी उसमें यह था कि उसने प्रशासनिक समरूपता रखी और उसने जो है रोक और संतुलन का जो है एक नीति अपनाई थी। उसके बाद दोस्तों देखिए, मनसबदारी प्रथा बहुत ही अच्छी और अकबर की सोच की जो है इसमें यहाँ पे तारीफ करी जाती है। मनसबदारी प्रथा दोस्तों अकबर की देन है। मनसबदारी प्रथा एक्चुअली जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली है उस पर आधारित थी। दोस्तों मनसब का अर्थ होता है पद। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, जैसे आप बैंक में जाते हैं और बैंक में देखिए आपको पता होगा कि कई तरीके के कर्मचारी होते हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4। ठीक है। तो इसी तरीके से अकबर की मनसबदारी प्रथा थी। उसने जो है हर अधिकारी को एक ओहदा दिया था, एक पद दिया था, और इस प्रकार अकबर ने दोस्तों
अलग अलग 33 वर्ग निर्धारित कर दिए थे। और जो न्यूनतम मनसब थे वो 10 से, यानी वो एक ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम हो गया दोस्तों, कि वो 10 से 10,000 तक के मनसब देता था। लेकिन जो सामान्यतः दिए जाते थे, मतलब जो लिमिट थी वो 10 से 10,000 तक की थी, लेकिन जो सामान्यतः मनसब दिए जाते थे वो 5,000 तक के दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों। और मनसब से, जैसे आज भी आपको पता हो कि स्केल 1 से हमको पता लगता है कि किस लेवल का कर्मचारी है और उसको कितनी सैलरी मिलती होगी। इसी प्रकार से मनसब से अधिकारी को पदक्रम, वेतन और सैनिक दायित्व आदि का स्पष्टीकरण होता था। दोस्तों बाद में जो है मनसब जो है वो 2 जोड़ों में होने लग गया। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है उदाहरण के लिए 2000/1000। इसमें दोस्तों जो 2000 है वो जात मनसब है और 1000 जो है वो सवार मनसब है। 2000 जो है दोस्तों वो अधिकारी के पद को जो है उसको डिफाइन करता है, और 1000 जो है वो सवार को डिफाइन करता है। यानी कि सवार का मतलब हो गया कि किसी अधिकारी को कितने घोड़े रखने हैं, समझ रहे हैं। तो विशेष परिस्थितियों में ही जात मनसब से अधिक जो है सवार मनसब होता था और उसे मशरूत मनसब कहते थे। इस नोट्स में मैंने एक चीज़ डिफाइन नहीं करी, जो मैं आपको बोल के बता देती हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि जो जात मनसब है, ठीक है, वो सवार मनसब से अधिक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। क्या? पहले तो यदि जात मनसब और सवार मनसब अगर बराबर होते, यानी कि 2000/2000 होते, तो वो प्रथम श्रेणी का कर्मचारी कहलाता। ठीक है। अगर सवार मनसब यानी जो 1000 है वो जात मनसब के आधा होता, जैसा कि यहाँ पर है, यानी कि 1000 2000 का आधा है, तो ये द्वितीय श्रेणी का अधिकारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा होता है कि जब सवार मनसब जो है वो जात मनसब के आधे से भी कम हो, तो वो तृतीय श्रेणी का अधिकारी कहलाता है। तो इस तरीके से जो है अकबर ने अपनी श्रेणियां बनाई थी और अधिकारियों की, और विशेषी परिस्थितियों में जो है जात मनसब सवार मनसब से अधिक होता था, और इसको हम मशरूत मनसब की जो है कहते थे, इसको मशरूत मनसब। अच्छा दोस्तों, अकबर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने अपने पद जो है वो आनुवंशिक नहीं किए थे, और हर व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता और योग्यता के अनुरूप पद मिलते थे। मनसबदारों की नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा की जाती थी, परंतु उम्मीदवार व्यक्ति मीरबख्शी के सामने प्रकट होते थे। पदोन्नति की स्थिति में जात मनसब में वृद्धि होती थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मनसबदारों की नियुक्ति तो सम्राट द्वारा की जाती थी, परंतु उम्मीदवार व्यक्ति मीरबख्शी के सामने प्रकट होते थे। तो देखिए दोस्तों आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। जैसे कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप इंटरव्यू किसके सामने देते हैं? एचआर के सामने। सबसे पहले एचआर आपका इंटरव्यू लेता है। तो उसी प्रकार मीरबख्शी जो था वो आप जो है उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेता था एक तरह से, और उसके बाद जो है जो जब फाइनल जो सिलेक्शन होता था, यानी जो अब नियुक्ति होती थी, वो कौन करता था? सम्राट। जैसे कि अभी कौन करता है? कंपनी का ओनर। तो इस तरीके की अकबर ने जो है अपने यहाँ प्रशासनिक जो है व्यवस्था अपनाई थी। और पदोन्नति की स्थिति में दोस्तों जात मनसब में वृद्धि होती थी। अच्छा दोस्तों, मनसबदारों को सैनिक और असैनिक कार्य दोनों करने पड़ते थे दोस्तों। सेना की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए देह बिस्ती का नियम था। देह बिस्ती यानी कि प्रत्येक 10 सैनिक को 20 घोड़े रखने होते थे। और इसी के साथ जो कि दाग और हुलिया प्रणाली थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से चलती आ रही थी, वो भी अकबर के समय में प्रचलित थी। और दोस्तों मैंने आपको बताया उच्च पदों पर काम करने वाले मनसबदारों को वेतन जागीर के माध्यम से दिया जाता था, यानी कि भूमि अनुदान दी जाती थी। और निम्न पदों पर काम करने वालों अधिकारियों को वेतन नगद दिया जाता था। दोस्तों जहाँ यहाँ पर जो ये जागीर दी जाती थी, ये जागीर गैर आनुवंशिक थी और गैर हस्तांतरित थी, सॉरी, गैर हस्तांतरित नहीं थी, हस्तांतरित थी। जागीरदारों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अकबर ने जागीरों को गैर आनुवंशिक तथा हस्तांतरित बनाया। साथ ही जागीरदारों का स्थानांतरण होता था, यानी वो एक ही जगह रहकर काम नहीं कर सकते थे। उनके जो है उनको जगह जगह पर जो है उनको ट्रांसफर दिए जाते थे, ताकि वो स्थानीय समर्थन प्राप्त करके ज़्यादा शक्तिशाली ना हो पाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, केवल राजपूतों की जो जागीर रहती वो आनुवंशिक थी। अब दोस्तों अकबर की धार्मिक देखिए, अकबर जो है धार्मिक दृष्टि से काफ़ी सहिष्णु शासक था, और अकबर जो है किसी विशेष मत का समर्थक ना होकर सत्य का प्रत्याशी था। और अकबर की धार्मिक नीति को दोस्तों उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ने प्रभावित किया था। अकबर के दोस्तों दरबारी इतिहासकार हुए अब्दुल फजल, इनका काफ़ी महत्व था अकबर के शासनकाल में। और सम्राट, उन्होंने अकबर को ये बोला कि जो सम्राट है उसको ईश्वर के गुणों का प्रतिबिंब होना चाहिए, क्योंकि जो प्रजा होती है दोस्तों वो सम्राट में अपने जो है ईश्वर को देखती थी, है ना। तो इसलिए उसने कहा कि आपके अंदर ईश्वर वाले गुण भी होने चाहिए। और जिस प्रकार दोस्तों अब्दुल फजल ने समझाया अकबर को कि जिस प्रकार ईश्वर अपने द्वारा रचित मनुष्य में कोई अंतर नहीं करता, उसी प्रकार सम्राट को भी अपनी प्रजा के प्रति एक समान व्यवहार करना चाहिए। और अकबर की यह नीति दोस्तों सुलह कुल कहलाई, और इस प्रकार के आचरण करने वाले को अबुल फजल ने इमाम ए आदिल कहा।
तो ये वर्ड्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, अच्छे से पढ़ें और समझें इनको। उसके बाद दोस्तों अकबर ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिससे मजहर कहा जाता था, और उसमें अकबर ने कहा कि जो सम्राट है उसको धार्मिक प्रश्नों पर अपना मत देने का अधिकार होगा, और मजहर का प्रारूप जो है शेख मुबारक ने तैयार किया। दोस्तों स्मिथ जो थे एक इतिहासकार थे, उन्होंने अकबर की इस मजहर को निरंकुश राजतंत्र का एक चरमोत्कर्ष बताया। बोले कि इससे चूंकि इस दोस्तों देखिए इस अकबर के इस घोषणा पत्र से सम्राट को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया था, तो स्मिथ ने इसको एक निरंकुश राजतंत्र का चरम सीमा बताया। उसके बाद दोस्तों अकबर की सबसे चर्चित नीति दीन इलाही 1581 में जो है अकबर ने आरंभ की थी। जहांगीर के समकालीन हुए एक मोहसिन कानी, उन्होंने अपनी रचना दाबिस्तान मजाहिब में अकबर की दीन इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी थी। लेकिन दोस्तों दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, क्योंकि इसमें दोस्तों किसी एक धर्म विशेष के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। इसमें ये एक आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों और उद्देश्यों का संकलन था। अकबर ने दोस्तों हिंदुओं पर लगने वाले जिजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, तीर्थ कर और जबरन धर्मांतरण को जो है वो समाप्त कर दिया था। तो इन सब नीतियों से पता लगता है कि अकबर जो है धार्मिक दृष्टि से काफ़ी सहिष्णु शासक जो है वो रहा था। अकबर की सांस्कृतिक नीति देखिए दोस्तों, अकबर के समय इस्लामी और भारतीय संस्कृति का समावेश हुआ, और दोस्तों भारत में अधिकतम धार्मिक विषयों का ही चित्रण होता था। ईरानी परंपरा में शासक वर्ग का चित्रण होता था, तो अकबर ने जो है ईरानी परंपरा को चुना, और उसकी चित्रकला में जो है उसके समय जो चित्रशैली विकसित हुई उसमें दोस्तों जो शासक वर्ग है उनका जो है ज़्यादा चित्रण किया गया था। यद्यपि दोस्तों चित्रकला की जो प्रस्तुतिकरण की शैली थी वो पूर्ण रूप से भारतीय थी। अतः कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में ऐसी चित्रकला का विकास हुआ जिसकी आत्मा तो ईरानी परंतु शरीर भारतीय था। अकबर ने दोस्तों दरबारी इतिहास लेखन की भी परंपरा स्थापित की। अबुल फजल जो कि उनके दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिनकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने अकबर के समय ही अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना करी थी, और जो कि काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। और फैजी द्वारा भगवत गीता का अनुवाद और बदायनी द्वारा रामायण का अनुवाद जो कि फ़ारसी में किया गया था वो भी अकबर के समय ही हुआ था। दोस्तों तुर्की भाषा में लिखे तुजुक के बाबरी का फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के समय ही किया था। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना जो कि रामचरितमानस थी वो भी अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। यद्यपि तुलसीदास दोस्तों अकबर के कोई दरबारी इतिहासकार नहीं थे, परंतु ये अकबर की नीतियों का ही तो परिणाम था कि तुलसीदास उस समय रामचरितमानस लिख पाए, क्योंकि अकबर ने जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण दिया था। अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न हुए: तानसेन, बीरबल, अब्दुल फजल, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, भगवनदास, मुल्ला तो प्याजा, हकीम मुकाम। तो इस प्रकार दोस्तों अकबर की राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकीकरण में प्राप्त सफलता के कारण ही अकबर को राष्ट्रीय शासक या अकबर महान की उपाधि दी गई। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे व्हाट्सअप पोस्ट का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यूट्यूब कमेंट में मुझे अपने नंबर्स लिख सकते हैं, या जहाँ पर भी आपको मेरा ये वीडियो शो होता है वहाँ पर आप मुझे जो है अपने कमेंट्स में अपने नंबर लिख सकते हैं, जिससे कि आपके पास हमारी फेसबुक पोस्ट भी पहुँचती रहेंगी, और हमारे जो नए यूट्यूब वीडियोज़ जो हम अपलोड करते हैं उनके लिंक भी आपको प्राप्त होते रहेंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आप मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है मेरे यूट्यूब की जो है वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगली बार मैं आपके सामने और एक अच्छा वीडियो लेकर पेश होंगी। उसके लिए थैंक यू वेरी मच।